आइए बच्चों, आज हम लोग बायोलॉजी के 19वां क्लास को करेंगे। तो पहला आपका प्रश्न है, जन्म के बाद, आफ्टर बर्थ। जन्म के बाद का अंग्रेजी क्या होगा? आफ्टर बर्थ, यानी कि जन्म के बाद। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? ये प्रश्न हम लोग बैक के क्लास में ही पढ़े थे। जन्म के बाद मतलब बच्चे को जन्म लेने के बाद ऐसा कौन सा कोशिका है जिसका विभाजन नहीं होता है? तो बताइए कौन सा कोशिका है? न्यूरॉन, यानी कि तंत्रिका कोशिका। कौन सा कोशिका? तंत्रिका कोशिका, जिसका विभाजन आपको जन्म के बाद नहीं होता है। जैसे आप हड्डी के बारे में पढ़े थे ना, कि बच्चों में यानी कि जो वयस्क नहीं रहता है, बालक जो होता है, उसमें आपको जो हड्डी की संख्या होती है कितनी होती है? 300, लगभग 300। बाल्यावस्था तक जो होती है लगभग 300 होती है। वही बाल्यावस्था के बाद जब पार करता है तो कितना हड्डी हो जाता है? 206 हड्डी हो जाता है। तो वही बात बता रहे हैं, तो ये हड्डी सब जुड़ गया ना। लेकिन क्या होता है कि जन्म के बाद कौन सा कोशिका है जिसका विभाजन नहीं होता है? तो बताइए। तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन। अगला प्रश्न है, गर्म रक्त के जंतु। आप कल भी पढ़े थे कि किसी जंतु का अगर बॉडी टेम्परेचर उसका जो गर्म रहता है, खून गर्म रहता है, उसका कारण क्या है? तेजी से चलने के कारण से, नहीं चलने हेतु उसका खून गर्म रहता है। तो गर्म रक्त के जंतु एक फिर आज हम लोग एक नया पढ़ रहे हैं। आप बताइए कि गर्म रक्त का जो जंतु होगा, मान के चलिए अगर मछली, अरे वैसे तो हम लोग वस्त्र पहने रहते हैं फिर भी ठंडा लगता है, और ऐसा जंतु है जो बेचारा पानी में ही रहता है, उस ठंडा पानी में। तो बताइए वो पानी में रहता है, अगर आप ठंडी आ जाए तो आप नहाते भी नहीं डर से। और वो जीव कहाँ रहता है? पानी में। इसका मतलब है कि उसका शरीर जो है वो गर्म है, तभी वो बर्दाश्त कर पाता है। इसलिए याद रखिएगा कि गर्म रक्त के जंतु का उदाहरण एक क्या है? तो व्हेल। कौन सा मछली है? व्हेल है। तो बताएंगे कि व्हेल मछली जो है वो कैसा रक्त का जंतु है? गर्म रक्त का जंतु है। तो गर्म रक्त के जंतु का जो उदाहरण है वो आपको व्हेल मछली है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस जीव के शरीर में शब्दिनी यानी कि वॉइस बॉक्स रहता है? और कल इसी प्रश्न को जो हम लोग पढ़े थे तो उसमें हम लोग ये देखे थे वॉइस बॉक्स के बदला में क्या दिया हुआ था? बताइए आप लोग। ठीक है। तो शब्दिनी या साइरिंक्स कल पढ़े थे कि शब्दिनी या साइरिंक्स जो है किस जीव का वाक शक्ति है, मतलब वाक यंत्र है। तो पक्षी का। आज उसी प्रश्न को हम लोग इस तरीका से पढ़ रहे हैं कि किस जीव के शरीर में शब्दिनी या वॉइस मतलब क्या होता है? वॉइस मतलब आवाज़, ध्वनि, है ना। शब्दिनी वॉइस बॉक्स होता है। तो पक्षी का। किसका? पक्षी का। और गर्म रक्त का जंतु का एक उदाहरण दीजिए। व्हेल है। विश्व में सबसे छोटा पक्षी बताइए। सबसे छोटा पक्षी कहेगा तो गुंजन पक्षी। कौन सा पक्षी है? गुंजन पक्षी जो है वह विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। और विश्व का मतलब अपने संसार में सबसे बड़ा जीवित प्राणी का नाम बताइए। जीवित पक्षी का नाम? शुतुरमुर्ग है। और सबसे बड़ा बच्चा देने वाला जंतु? हाथी है। क्या है? हाथी। सबसे अधिक अस्थाई पारिस्थितिक तंत्र जो है ये आपको वन है। इससे पहले जरा इस प्रश्न पर हम फिर से एक बार चर्चा करते हैं। विश्व में सबसे छोटा पक्षी की बात हो रही है। सबसे छोटा पक्षी के बारे में आप पहले से पढ़े होंगे, हमिंग बर्ड। ये हालांकि आपको अंग्रेजी नेम है, लेकिन ये हिंदी में ही अधिकतर देखने को मिलता है। और हमिंग बर्ड जो होता है उसका हिंदी है आपको गुंजन पक्षी। विश्व में सबसे बड़ा पक्षी कहेगा तब शुतुरमुर्ग, और सबसे छोटा पक्षी कहेगा तब गुंजन पक्षी है। और उसको अंग्रेजी में कहे तो हमिंग बर्ड है। ठीक है। वर्ड को जरा देख के बोलिए। हमिंग बर्ड है। क्या है? हमिंग बर्ड है। तो हमिंग बर्ड का हिंदी क्या होता है? गुंजन पक्षी होता है। और सबसे बड़ा जो है आपको उसका नाम क्या है? शुतुरमुर्ग है, जिसका अंग्रेजी आपको हम बताए थे बाकी क्लास में। ऑस्ट्रिच होता है। क्या होता है? ऑस्ट्रिच क्या होता है? इसके बाद है, सबसे अधिक अस्थाई पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? सबसे अधिक अस्थाई पारिस्थितिक तंत्र जो है वो आपको वन है। सबसे अधिक अस्थाई पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो वन है। सबसे अधिक अस्थाई पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? वन है। ठीक है। ये प्रश्न आपको याद रखने वाला है कि सबसे अधिक अस्थाई पारिस्थितिक तंत्र जो है आपको वन है। और पारिस्थितिक तंत्र का अंग्रेजी होता है इकोसिस्टम। ये भी याद रखिएगा।
ठीक है। किस विटामिन की कमी से आपको प्रणाली रक्ताल्पता होता है? प्रणाली रक्ताल्पता मतलब समझिए, रक्ताल्पता का मतलब होता है खून की अल्पता। वर्ड पर ध्यान दीजिएगा तो ही याद रहेगा ये। रक्ताल्पता, रक्ताल्पता मतलब क्या हुआ? खून की रक्त जोड़ अल्पता। रक्ताल्पता का संधि विच्छेद रक्त जोड़ अल्पता, यानी कि अल्प मतलब क्या होता है? कम। तो वही है कि खून की कमी की प्रॉब्लम जो होती है वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B12 की कमी से ही आपको प्रणाली रक्ताल्पता हो जाती है ना। प्रणाली रक्ताल्पता एक रोग का नाम है और यह रोग कब हो जाता है? विटामिन B12 की कमी से। विटामिन B12 की कमी से। किस विटामिन की कमी से प्रणाली रक्ताल्पता हो जाती है भाई? विटामिन B12 की कमी से हो जाता है। ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है कुपोत दुग्ध। बताइए कुपोत दुग्ध कौन उत्पन्न करता है? कुपोत दुग्ध कौन उत्पन्न करता है? तो स्तनधारी। अब आपको एक बात जरा बता दे, ये दूध का नाम है, ठीक है। तो ये दूध जो है कुपोत दुग्ध, दुग्ध मतलब दूध, दुग्ध मतलब दूध। तो कुपोत दुग्ध कौन उत्पन्न करता है? स्तनधारी करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा दूध की बात हो रही है? कुपोत दूध। कौन उत्पन्न करता है? स्तनधारी उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है प्रचुरतम मात्रा में, किसमें? प्रचुरतम मात्रा में। प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थ को, प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत कौन कौन से हैं? अब देखिए प्रचुर मात्रा में इसका मतलब हुआ अधिक मात्रा में। किस मात्रा में? अधिक मात्रा में आपको ये खाद्य को हटा दीजिए। प्रोटीन के 2 स्रोत बताना है, तो बताइए सबसे ज्यादा प्रोटीन किससे मिलता है? सोयाबीन में और मशरूम। एक सोयाबीन में और दूसरा मशरूम में मिलता है। तो बताइए प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलने वाला 2 स्रोत का नाम बताइए। सोयाबीन और मशरूम। सोयाबीन है और मशरूम है। अब आपका अगला प्रश्न है कटल मछली। बताइए कौन सा मछली है? कटल मछली। खाए हैं आप लोग? कटल मछली और अस्थिल मछली, कौन सा मछली है? कटल मछली और अस्थिल मछली है, और साथ में उपास्थि सम मछली है। उपास्थि सम मछली और रजत मछली में किसमें वाताशय नहीं होता है? तो देखिए वाताशय आपको उपास्थि सम मछली में नहीं होता, जबकि वाताशय किस किस मछली में होता है? तो याद रखिएगा। देखिए आप लोग कल जैसे पढ़े थे इसके बारे में, शब्दिनी या साइरिंग्स के बारे में, कि यह जो है आपको वाक यंत्र पक्षी में होता है। ठीक उसी तरह से आपको ये पूछ रहा है कि वाताशय, भाई किसी किसी जंतु को देखते हैं ना कि कान नहीं होता है, ठीक है, पैर नहीं होता है, ठीक है, हाथ नहीं होता है, और अगर पैर होता है तो उसी में हाथ भी नज़र आता है। कुत्ता बिल्ली को देख लीजिए, वो अपने पैर से ही हाथ का भी यूज काम करता है। तो कहने का मतलब प्रश्न यहाँ ये पूछ रहा है कि वाताशय क्या चीज? वाताशय एक अंग हुआ, और ये अंग किस किस मछली में होता है? तो याद रखिएगा कटल मछली में और अस्थिल मछली में, इसका रजत मछली में, इस तीनों मछली में वाताशय होता है। जबकि यहाँ पूछ रहा था नहीं वाला बात, तो नहीं वाला को हम लोग नहीं याद करेंगे, किसमें होता है उसको याद कर लेंगे। तो बताइए किस अभी 3 प्रकार की मछली का नाम बताइए। कटल मछली, पहला कटल मछली है, और स्थिर मछली, और स्थिर मछली है, और रजत मछली। फिर से बोलिए। कटल और स्थिर मछली और रजत मछली। और इस तीनों मछली में आपको क्या पाया जाता है? वाताशय पाया जाता है। बात समझ में आया? अब अगला प्रश्न है आनुवांशिकता। आनुवांशिकता की बात अगर करें तो आनुवांशिकता के नियम को किसने दिया है? आनुवांशिकता के नियम को मेंडल साहब ने दिया है। और बताएंगे आप लोग कि मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था। तो आनुवांशिकता का जो नियम है इसको किसने दिया है भाई? तो मेंडल ने दिया है, मेंटल नहीं, मेंडल। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रतिजैविक। प्रतिजैविक का अंग्रेजी क्या होता है? एंटीबायोटिक। क्या होता है? एंटीबायोटिक। यानी कि प्रतिजैविक होता है, क्या होता है? तो किसी सूक्ष्म जीव द्वारा संश्लेषित रसायन होता है जो अन्य सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है। प्रतिजैविक क्या होता है? तो किसी सूक्ष्म जीव के द्वारा संश्लेषित रसायन मतलब केमिकल होता है जो अन्य सूक्ष्म जीवों से वह रक्षा करने का काम करता है। हम आपको चर्चा किए थे कि आप जो जैसे यूनिजैम वगैरह जैम वाला टैबलेट जो भी खाते हैं या कैप्सूल खाते हैं, तो उसमें जैसे कि भैंस का लीवर
गाय का लीवर, ये सब होता है। बात समझ में, उससे बनाया जाता है वो दवा। वही बात यहाँ बता रहा है कि एंटीबायोटिक लिखा हुआ है। एंटीबायोटिक जो होता है वो कैसे मतलब वो तैयार होता है, तो देखिए वो किसी सूक्ष्म जीव के द्वारा ही, किसी सूक्ष्म जीव के द्वारा ही वह आपको संश्लेषित किया जाता है, मतलब बनाया जाता है, ठीक है। तो वह एक तब वह केमिकल तैयार होता है। तो एंटीबायोटिक जो है वह कैसे तैयार होता है, किसी सूक्ष्म जीव के संश्लेषित होने पर, किसी सूक्ष्म जीव के संश्लेषित होने पर, और जब वह एंटीबायोटिक जो होता है वह दूसरे जीवों से ना वो आपको रक्षा करता है। जैसे अगर आपको फीवर हो जाता है तो फीवर हो जाने के बाद आप ये देखिएगा कि हम लोगों को एंटीबायोटिक दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? कि आपके शरीर में जो दूसरा जीव जो बढ़ गया है उसकी वृद्धि को रोक सके, उसको मार सके, और जिसके कारण से आप स्वस्थ हो जाएं। तो एंटीबायोटिक क्या है अगर पूछेगा तो बताइएगा कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा संश्लेषित एक पदार्थ है या रसायन है जो दूसरे सूक्ष्म जीवों से शरीर को रक्षा करने में मदद करता है। प्रश्न क्लियर हुआ कि नहीं? अगला प्रश्न है नवजात शिशु। तो नवजात शिशु का मतलब क्या होता है? जो बच्चा नया पैदा लिया हुआ होता है। नवजात शिशु को 3 टीके लगाए जाते हैं भाई। कौन सा टीका लगाया जाता है बताएंगे आप लोग? कुकुर खांसी, टिटेनस यानी कि टेटनस जिसको बोलते हैं हम लोग, और डिप्थीरिया। बताइए कौन कौन सा चीज है? कुकुर खांसी है, टेटनस है और डिप्थीरिया। बताइए कौन कौन सा है? कुकुर खांसी है, टेटनस है और डिप्थीरिया। तो बताइए इस तरह के टीके किस बच्चे को लगाया जाता है? नवजात शिशु को यह टीका लगाया जाता है। अगला प्रश्न है डाइस्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? डाइस्टेज एंजाइम। डाइस्टेज एंजाइम जो है वह स्रोत है, मतलब कि वो डाइस्टेज एंजाइम किसका स्रोत है? लार ग्रंथि का। किसका स्रोत है? लार ग्रंथि का। डाइस्टेज एंजाइम जो है वह किसका स्रोत है? लार ग्रंथि का। लार ग्लैंड का या लार ग्रंथि का। बताइए तो किस एंजाइम की बात कर रहे हैं? डाइस्टेज। कौन ग्रंथि है? डाइस्टेज एंजाइम जो है वह किसका स्रोत है? लार ग्रंथि का स्रोत है। डाइस्टेज एंजाइम किसका स्रोत है? लार ग्रंथि का स्रोत है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाले सेल कौन सा है? ठीक है, रोग प्रतिकारक को उत्पन्न करने वाला सेल। सेल का मतलब क्या होता है बताइए आप लोग? सेल का मतलब होता है कोशिका। सेल का मतलब क्या होता है? कोशिका। तो रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला कोशिका कौन सा है बताइए? सिम्फोसाइट। क्या होता है? सिम्फोसाइट होता है। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? तो सिम्फोसाइट है। याद रखिएगा, रोग प्रतिकारक को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? सिम्फोसाइट है। ठीक है, सेल मतलब यहाँ पर क्या होता है बताइए? कोशिका होता है। तो बताइए कि कोशिका का नाम पूछ रहा था, तो बताइए कि सिम्फोसाइट क्या है? एक प्रकार का कोशिका है। एक प्रकार का कोशिका है। तो बताइए रोग प्रतिकारक को उत्पन्न करने वाला कोशिका कौन सा है? सिम्फोसाइट है। अब आपका अगला प्रश्न है हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? जरा ध्यान दीजिए, हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? पुनर्योजी का मतलब क्या होता है बताइए आप लोग? नहीं पता। पुनर्योजी का मतलब हुआ एक बार के बाद दूसरा बार भी वह उसमें एनर्जी आने वाला। मतलब जैसे आप पढ़े होंगे पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण का मतलब क्या हुआ? फिर से जागना। तो ये बात है कि ऐसा कोशिका जिसमें पुनर्योजी शक्ति पाई जाती हो, तो ये लिखा है कि यह आपको इस तरह की कोशिका कहाँ पर पाई जाती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? मतलब सबसे कम पुनर्योजी शक्ति जो होती है वो आपको मस्तिष्क कोशिकाओं में होती है। अब यहाँ पर आप ये याद रख लीजिए कि अगर मस्तिष्क में कभी भी चोट लग जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि मस्तिष्क में जब ज़्यादा चोट लग जाता है तो पेशेंट मर जाता है। हम लोग क्या बोलते हैं कि माथा में चोट नहीं लगा, अगर माथा में लग गया है तब तो एक्सरे वगैरह करवाते हैं डर से। नहीं, ऐसा इसलिए करते हैं हम लोग कि मस्तिष्क का अगर कोई नस का ऑपरेशन भी होता है ना तो वो अक्सर सक्सेस नहीं होता, क्योंकि मस्तिष्क का जो नस होता है वो बहुत ही पतला होता है। तो इसलिए याद रखिएगा कि हमारे शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होता है? मस्तिष्क की कोशिकाओं में। कोशिका का अंग्रेजी क्या होता है? सेल होता है। अगला है ओलिव रिडले। क्या लिखा हुआ है? ओलिव रिडले है।
तो क्या है ओलिव रिडले भाई? कछुए की एक जाति है। ओलिव रिडले क्या है? कछुए की एक जाति है। जाति है। ओलिव रिडले क्या है? कछुए की एक जाति है। कछुए की एक जाति है। बताइए अभी किसके बारे में पढ़े हम लोग? ओलिव रिडले। ओलिव रिडले क्या है? कछुए की एक जाति है। कछुए की एक जाति है। ओलिव रिडले क्या है? कछुए की एक जाति है। कछुए की एक जाति है। तो ओलिव रिडले क्या है? कछुए की एक जाति है। कछुआ का एक प्रजाति है या जाति है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक जो होता है उस नमक किस काम के लिए प्रॉफिट होता है? बताइए, लाभकारी होता है। तो थायराइड ग्रंथि को नियंत्रण करने के लिए, किसके लिए? थायराइड ग्रंथि को नियंत्रण करने के लिए। और थायराइड को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अबटू ग्रंथि कहते हैं। तो बताइए आयोडीन नमक का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करने के लिए। थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करने के लिए। अब आपका अगला प्रश्न है, जंतु जो प्रासर्व ध्वनि को सुन सकता है। ऐसा जंतु जो प्रासर्व ध्वनि को सुन सकता है, बताइए। चमगादड़। जैसे कि चमगादड़, जैसे कि कुत्ता, ये सब आपको प्रासर्व ध्वनि को सुन सकता है। तो बताइए क्या आप सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते हैं। तो आप ये बताइए कि आप किस ध्वनि को सुन सकते हैं, मतलब किस डेसिबल से किस डेसिबल को आप सुन सकते हैं? तो देखिए याद रखिएगा, 30 से 40 डेसिबल को हम लोग सुन सकते हैं। इसके अलावा जो प्रासर्व तरंग है, प्रासर्व ध्वनि है, इसको हम लोग नहीं सुन सकते। और प्रासर्व ध्वनि को कुछ ही जंतु ऐसे हैं जो सुन सकते हैं, जैसे कि कुत्ता है और चमगादड़ है। अगला प्रश्न है अब आपका, मामूली कट जाने पर, मतलब नॉर्मल जो कट जाता है हम लोगों को, रक्तस्राव को रोक देती है, मतलब खून का बहना रुक जाता है। और इसको हम, इसका कारण क्या है? इसका कारण है आपको स्कंदन। देखिएगा, जब दाढ़ी काटते हुए बार बार, जब दाढ़ी काटते हैं बार बार, मतलब हजाम जिसको कहते हैं, नाई, तो जब देखिएगा थोड़ा लग जाता है तो हम लोग उस पर क्या करते हैं? बार बार क्या करता है? फिटकरी को उसमें घस देता है ना। तो वो जो घस देता है, इससे क्या होता है? खून बंद हो जाता है। तो कहता है कि खून बंद किसके कारण होता है? स्कंदन के कारण। स्कंदन के कारण, यानी कि जमने के कारण। स्कंदन मतलब जमना, जमने के कारण से वह क्या होता है? तो खून बंद हो जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? मतलब कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा तेजी से बनता है? तो विटामिन डी। हमारे शरीर में सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी। विटामिन डी है। कौन सा है? विटामिन डी। विटामिन डी है। तो बताइए कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। अब आपका अगला प्रश्न है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि हम पहले से पढ़ाते आए हैं, आप लोगों को किसका फुल फॉर्म? एड्स का फुल फॉर्म। किसका फुल फॉर्म? एड्स का फुल फॉर्म। एड्स का ही फुल फॉर्म दिया। देखिए, एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डिफिशियंसी, एस से सिंड्रोम। बताएंगे आप लोग। ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डिफिशियंसी, एस से सिंड्रोम। यानी कि एड्स का फुल फॉर्म क्या हुआ? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये आपको एड्स का फुल फॉर्म है। तो ये कहता है यह क्या होता है भाई? तो यह आपको वायरस होता है। क्या होता है? वायरस। वैसे भी आप लोगों को पता है कि एड्स क्या चीज से होता है? वायरस से होता है। इसलिए वायरस का नाम ही है AIDS वायरस। और वायरस का नाम क्या है बताइए? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी और सिंड्रोम। ये आपको किसका, मतलब ये किससे होता है? वायरस से होता है। तो बताएंगे आप लोग कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम किसका फुल फॉर्म होता है? एड्स का। ठीक है, तो बताइए एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? जैसे एक्वायर्ड होता है, आई से इम्यूनो होता है, डी से डिफिशियंसी होता है और ऐसे सिंड्रोम होता है। तो ये एड्स का फुल फॉर्म होता है। और एड्स जो होता है वो क्या चीज़ से होता है? वायरस से होता है ना। वायरस का हिंदी क्या होता है? विषाणु। देखिए, ये प्रश्न एक दिन आप लोगों को पूछे थे कि कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसको कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाता है? कोशिका केंद्र कहा जाता है। ये कोशिका का ऊर्जा केंद्र कौन सा केंद्र है? कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसको कहता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। वैसे भी आपको ऊर्जा कहाँ से मिलता है? मिट्टी से आपको, है ना, फसल मिलता है। और वो फसल जब मिलता है तो आपको एनर्जी मिलता है। तो इसलिए याद रखिए कि कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसको कहता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है। वृक्क
का प्रकार्यात्मक इकाई या अंग्रेजी में यूनिट, वृक्क का प्रकार्यात्मक यूनिट जो है वो कौन सा है? नेफ्रॉन है। वृक्क का प्रकार्यात्मक यूनिट कौन सा है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन है। ठीक है, क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन है। ठीक है, वृक्क का प्रकार्यात्मक यूनिट जो है वो कौन सा है? तो नेफ्रॉन। नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? वृक्क बोलते हैं। ठीक है, तो वृक्क का प्रकार्यात्मक यूनिट कौन सा है? तो नेफ्रॉन है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अमरबेल के बारे में जरा हम जानते हैं। अमरबेल जिसको हम लोग कुस्कुटा भी कहते हैं, क्या कहते हैं? कुस्कुटा। ठीक है, ऐसा सोच लीजिए कि बेल को हम लोग कूट कूट के खाते हैं, से याद कर लीजिए कि अमरबेल को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? कुस्कुटा। कुस्कुटा कहेंगे। तो अमरबेल है क्या है भाई? तो यह एक परजीवी है, बस इतना ही याद रखिएगा। अमरबेल क्या है? एक परजीवी है। अब बता देते हैं कि अमरबेल क्या होता है। आप किसी पेड़ पर देखिएगा, वो जो होता है एकदम चमकीला चमकीला पतला पतला सा, वो आपको वो क्या होता है? पतला पतला सा वो जो है ना, आपको ये पतला पतला सा मतलब ये आपको तार के जैसा होता है। जैसे तार होता है ना लाइन वाला, वैसा ही पतला पतला सा रहता है। उसमें जड़ नहीं होता है। उसमें जड़ नहीं होता है, वो एकदम चमकीला चमकीला रहता है। आपको आप यदि इतना बड़ा जो है ना तोड़ करके किसी दूसरे पेड़ पर रख दीजिएगा तो पूरा में हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? उसको गाँव घर में अमरलत्ती बोला जाता है। गाँव घर में उसको क्या बुलाता है? अमरलत्ती बुलाता जाता है, जिसको यहाँ पर साइंस की भाषा में क्या बुलाता है? अमरबेल। और अमरबेल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कुस्कुटा कहते हैं। ठीक है, तो वो जो अमरलत्ती होता है वो क्या बोले अभी आपको, इतना बड़ा तोड़ लीजिएगा, 1 इंच 2 इंच का तोड़ लीजिएगा, उसको किसी पेड़ पर रख दीजिएगा तो पूरा पेड़ पर हो जाता है वो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? दूसरे पर आधारित होकर के वो विकसित करता है, इसलिए इसका नाम है परजीवी। वो आपको पूर्ण तना परजीवी है। इसका मतलब वो जो है आपको किसी तना पर, पेड़ के तना पर रहता है, जीवित रहता है। इसलिए याद कर लीजिए कि अमरबेल क्या है? पूर्ण तना परजीवी है। इसका आप आसानी से परजीवी भी याद रख सकते हैं अगर आप पूर्ण तना लगा देंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए कि ये अमरबेल क्या है? पूर्ण तना परजीवी। परजीवी है। अगला प्रश्न है कि श्वसन क्या है? श्वसन क्या है बताइए? श्वसन कौन सी क्रिया है? ऑक्सीकरण क्रिया है। श्वसन कैसी क्रिया है? ऑक्सीकरण क्रिया। तो ऑक्सीकरण क्रिया है। श्वसन कैसी क्रिया है? ऑक्सीकरण क्रिया। वैसे भी आप जो श्वसन करते हैं उससे आप कौन सा गैस लेते हैं? इसलिए बस उसी से याद कर लीजिए कि श्वसन जो है एक ऑक्सीकरण क्रिया है। अगला प्रश्न है सुक्रोज क्या है? सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है बताइए? सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है? तो ग्लूकोज है और फ्रुक्टोज है। ग्लूकोज है और फ्रुक्टोज है। सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है। ठीक है, सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है। तो बताएंगे कि सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है बताइए? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है। ठीक है, सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है। पदार्थ की चौथी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, पदार्थ के हम लोग 3 भेद पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन बाद में एक और भेद बढ़ गया है जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, पहले हम लोग 3 पढ़ रहे थे, सॉलिड था, लिक्विड था और गैस था। ठीक है, अब जो हो गया है एक प्लाज्मा हो गया है, चौथी अवस्था। ठीक है, तो पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और यह प्लाज्मा कैसा होता है वो समझ लीजिए। न तो ये पानी के जैसा रहता है और ना पूरे ठोस रहता है। न तो ये पानी के जैसा होता है ना पूरे ठोस रहता है। तो रहता कैसा है? कभी बकरी को काटते हुए आप लोग देखे होंगे, बकरी काटने के बाद वहाँ का खून कैसा हो जाता है? जम जाता है। तो जमने के बाद क्या वो ठोस बन जाता है? नहीं। क्या वो पानी जैसा रहता है? नहीं रहता है। तो कैसा रहता है? उसको पकड़ेगा तो थल 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 करता रहता है। तो वही थल थल का जो रूप है वो प्लाज्मा है। बात समझ गए? उसी रूप में रहता है वो पदार्थ। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो याद रखेंगे वनस्पति का मतलब पेड़ पौधा। वनस्पति संग्रहालय का मतलब क्या होता है? जहाँ पर संग्रह करके रखा जाता है। संग्रहालय मतलब संग्रह मतलब जमा करना, इकट्ठा करना। तो वनस्पति संग्रहालय जिसको हर्बेरियम कहा जाता है। क्या कहता है?
अंग्रेजी में कहे तो हर्बेरियम कहते हैं। हर्बेरियम का मतलब क्या होता है? वनस्पति संग्रहालय होता है। और ये वनस्पति संग्रहालय जो होता है वह आपको पौधों के शुष्क नमूनों का परिरक्षण केंद्र होता है। बताएंगे क्या होता है? पौधों के नमूने शुष्क का नमूनों परिरक्षण होता का है। परिरक्षण केंद्र होता है। पौधों के शुष्क नमूनों का परिरक्षण केंद्र होता है। ठीक है, तो बताइए कि वनस्पति संग्रहालय जो होता है वो आपको कैसा केंद्र होता है? तो पौधों के शुष्क नमूनों का परिरक्षण केंद्र। इस प्रश्न को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है कि वनस्पति संग्रहालय जो होता है कैसा होता है? पौधों के शुष्क नमूना का परिरक्षण केंद्र। जी, परिरक्षण, परिरक्षण नहीं, परिरक्षण। परिरक्षण के अगला है आपको थैलासीमिया। एक बीमारी है, रोग है। कौन सा बीमारी है? थैलासीमिया एक रोग है। यह एक जेनेटिक्स रोग है। जेनेटिक्स मतलब आनुवांशिकी रोग है। और यह रोग जो है किस अंग को प्रभावित करता है? रुधिर यह खून को प्रभावित करता है। ठीक है, तो बताएंगे थैलासीमिया जो है वह किस अंग को प्रभावित करता है? रुधिर यह आपको रुधिर यानी कि अंग नहीं है, यह आपको एक उत्तक है। ठीक है, रुधिर क्या है? अगर पूछेगा कि ब्लड क्या है तो बोलेगा यह एक उत्तक है। तो यह थैलीसीमिया जो है, तो उसे भी सोचिए कि थैला जो बनेगा, थल जो करेगा, क्या चीज़ करेगा? खून ही करेगा। इसलिए थैलासीमिया आपको एक आनुवांशिक रोग है। और यह इस रोग में किसको प्रभावित करता है? तो रुधिर को यानी कि ब्लड। ठीक है, अगला प्रश्न है डेंगू बीमारी जो होता है, डेंगू ज्वर। डेंगू ज्वर किससे होता है? बताइए। वायरस से। विषाणु से होता है। डेंगू ज्वर किससे होता है? वायरस से। विषाणु से होता है। किससे होता है? विषाणु से। वायरस यानी कि विषाणु से होता है। ठीक है, ये प्रश्न उस दिन भी हम लोग पढ़े थे बैक की क्लास में और बताए थे कि जब किसी को ज़्यादा डेंगा देंगे, बेसी डेंगा देंगे तो उसको ज्वर हो जाएगा। किसी को बेसी डेंगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ज्वर। यानी कि बेसी से वायरस, विषाणु। इसलिए डेंगू ज्वर जो होता है उसका कारण क्या है? वायरस। अगला प्रश्न है हार्मोन आमतौर पर नहीं होते हैं। मतलब हार्मोन आमतौर पर नहीं होते। कहाँ पर नहीं होते हैं? बैक्टीरिया में नहीं होते हैं। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। हार्मोन आमतौर पर नहीं होते हैं। कहाँ नहीं होते हैं भाई? बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया क्या बुलाता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। वायरस मतलब कितनी बार आप लोगों को पढ़ाते हैं कि बैक्टीरिया मतलब जीवाणु होता है, लेकिन भूल जाते हैं। ठीक है, हार्मोन आमतौर पर नहीं होते हैं तो कहाँ पर नहीं होते हैं? बैक्टीरिया में नहीं होते हैं। अब बताएंगे आप लोग कि मानव का त्वचा रंग बनता है किससे बनता है? मेलानिन से। सही बात है। मानव के त्वचा रंगने के बाद जब भी हो तो याद रखिए कि त्वचा को रंगते हम लोग कब? मेला में जाएंगे तब। इसलिए मानव के त्वचा का रंग जो बनता है वो किससे बनता है? मेलानिन से बनता है। ठीक है, तो बताएंगे एक तो प्रश्न आप लोग, प्रश्न यहाँ खत्म होता है आज का। तो बताइए कि ओलिव रिडले जो है वो क्या है? ओलिव रिडले एक कछुए की प्रजाति है। तो बताइए कि हम लोग आयोडीन नमक का यूज जो करते हैं उससे क्या लाभकारी होता है? थायराइड यानी कि अबटू ग्रंथि को नियंत्रित करने में। अब ये बताइए आप कि गर्म रक्त के जंतु का एक उदाहरण। ठीक है, शब्दिनी या वॉइस बॉक्स। शब्दिनी या वॉइस बॉक्स किस पक्षी का जीव में यानी कि पक्षी में विश्व का सबसे छोटा पक्षी? अंग्रेजी में कहे तो हमिंग बर्ड और हिंदी में कहे तो गुंजन पक्षी। अच्छा, अगला है कि किस विटामिन की कमी से आपको प्रणाली रक्ताल्पता होता है? विटामिन B12 की कमी से। अच्छा बताइए, कुपोत दूध जो होता है वो आपको स्तनधारी होता है। स्तनधारी से होता है ना। कुपोत दूध जो होता है ये रोग आपको जो होता है स्तनधारी में होता है। चलिए अब आगे है, चलिए अब जो आपका अगला है आनुवंशिकी का नियम किसने दिया बताइए? मेंटल ने। भाई मेंटल क्यों बोल देते हैं? मेंटल मतलब तो पागल हो जाता है। ठीक है, बताइए प्रतिजैविक जो होता है वो आपको क्या होता है? प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक, किसी सूक्ष्म जीवों के द्वारा संश्लेषित रसायन होता है ना, जो अन्य सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है। बताइए नवजात शिशु को कितने टीके लगाए थे? कुकुर खांसी है, डिप्थीरिया है और टिटनस है। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा। अब अगला जो प्रश्न है डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या बताइए? डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है आपको लार ग्रंथि। यानी कि डायस्टेज एंजाइम कहाँ पर पाया जाता है? लार ग्रंथि में। तो लार ग्रंथि में पाया जाता है। ठीक है, ठीक है। अगला है सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है और फ्रक्टोज बनता है। दूसरा है कि वनस्पति संग्रहालय जो होता है वो आपको किसका केंद्र होता है बताइए? पौधों के शुष्क नमूनों का परिरक्षण केंद्र होता है। अगला प्रश्न है थैलासीमिया
क्या है बताइए तो आप लोग। थैलासीमिया एक प्रकार का रोग है, और यह रोग जो होता है इसमें किसको प्रभावित करता है? खून को, रुधिर को। नहीं, सही बात है। तो बताइए वृक्क के प्रकार्यात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। और अमरबेल क्या है? देखिए ये तो भूलने वाली चीज़ ही नहीं, हमने बताया था। अमरबेल जो है, अमरबेल एक ऐसा पौधा है जो दूसरे पर आधारित रहता है। जो दूसरे पर आधारित है उसको क्या कहते हैं? परजीवी नहीं कहते हैं। बात समझ आया? चलिए बताइए कि डेंगू किसके कारण से होता है? चलिए आज का सेशन यहाँ लास्ट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।